नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मैकेजी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है राज्यसभा। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था। भारत के महान्यायवादी का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको एक और कराया था महाधिवक्ता का। देखिए, भारत के महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार के विधि सदस्य या भारत सरकार के सलाहकार होते हैं, जबकि महाधिवक्ता आपके राज्य सरकार के सलाहकार होते हैं। ओके, सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं राज्यसभा। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 79। ठीक है। और संसद का गठन किस प्रकार से होता है? 3 चीज़ों से मिलकर भारतीय संसद का गठन किया गया है। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52। ओके, इसके बाद आता है आपका राज्यसभा। कौन से अनुच्छेद में है राज्यसभा? जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे। राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मैंने बताया आपको कि संसद के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं आपकी: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब आपको ये बताना है, राष्ट्रपति का वर्णन जो मैं आपको करा चुका हूँ, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत किया गया है। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा और लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संसद का जो वर्णन किया गया है 79 अनुच्छेद में किया गया है। ओके, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग। मैंने आपको बताया कि संसद का जो वर्णन है, संसद का वर्णन भारतीय संविधान के अंतर्गत 79 अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। देखो, इसको याद रखने का है। 79 के बाद क्या आता है? 80 और 81। तो आपका राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत और लोकसभा का 81 के अंतर्गत किया गया है। ओके, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 भाग 5, जो भाग 5 आपका चल रहा है, उसी के अंतर्गत आता है राज्यसभा। ठीक है। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है, 81 में किया गया। तो राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं हम, कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आता है आपका राज्यसभा। तो आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, जिसका वर्णन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। भाग 5 और अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का वर्णन किया गया है। लोकसभा का अनुच्छेद 81 के अंतर्गत गया, जो आपकी अगली क्लास होगी। ओके, तो आज हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 80 में किया गया है। राज्यसभा अनुच्छेद 80। ओके, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है। अब इसको राज्यसभा को और किस किस नामों से जाना जाता है, क्या क्या नाम इसको और दिए गए हैं, उसके बारे में जानते हैं। बता सकता है कोई बच्चा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। राज्यसभा को और किस किस नामों से जाना जाता है? राज्यसभा को, मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि राज्यसभा जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? चलिए,
राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन या विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन या विशेषज्ञों का स्थायी सदन या विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है। ओके, इसको उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है सभी उच्च एज के यानी कि ज़्यादा एज के बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ सदन भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है राजनीति में, ज़्यादातर वही मेंबर जो हैं राज्यसभा के अंतर्गत चुने जाते हैं, आते हैं। ठीक है, स्थायी सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह सदन कभी भी समाप्त नहीं होता, अर्थात इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ओके, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्लियर है यहाँ तक? राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन या विशेषज्ञों का सदन यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है उसको विशेषज्ञ सदन भी कहते हैं, इसलिए इसको। ठीक है, तो राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन और विशेषज्ञों का सदन के नाम से भी जाना जाता है, और जबकि निम्न सदन आपका लोकसभा को कहते हैं। ओके, अस्थायी सदन या निम्न सदन। ओके, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद बात करते हैं, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, आगे चलें। चलिए, इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना क्या है, यानी कि राज्यसभा के अंतर्गत कितनी सीटें होती हैं, कितनी सीटें कहाँ से आती हैं। ओके, इसकी बात करते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सीटें हो सकती हैं? जल्दी से बताएं। राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 250 सीटें। देखिए, राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। दिख रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। अगर क्वेश्चन आया कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं तो 250, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? अगर वर्तमान की बात करें तो राज्यसभा में 245 सीटें हैं। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 245। वर्तमान में राज्यसभा के अंतर्गत 245 सीटें हैं। 245 सीटों में, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, राज्यसभा में जो सीटें आती हैं वे दो तरह से आती हैं। एक पे तो निर्वाचन होता है और एक और मनोनीत किए जाते हैं, मनोनयन के द्वारा भरी जाती हैं। तो आपकी जो है यहाँ पर 12 सीटें जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। यानी कि राष्ट्रपति 12 सदस्य खेल, साहित्य आदि से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, उनको मनोनीत करते हैं। ओके, और इसके बाद 238 जो सीटें हैं आपकी, अब इसमें 245 में से 12 निकालोगे तो आपकी 238। ओके, 238 सीटें आपकी जो है राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से
आती है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा की सीटें आती हैं। देखिए 28 तो राज्य हो गए आपके, यानी कि 28 राज्यों से, और केंद्र शासित कितने हैं जिनसे आपकी राज्यसभा की सीटें आती हैं, जल्दी कमेंट करके बताएं। कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से राज्यसभा की सीटें आती हैं, जल्दी से कमेंट करके अपने बताएं बच्चे। अच्छा जी, देखो 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए राज्य तो 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों में विधानसभा है, और जहाँ पर विधानसभा है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को जो वोट करते हैं, ठीक है, जो उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, वे सिर्फ विधानसभा के ही सदस्य भाग लेते हैं, और विधानसभा प्रत्येक राज्यों में है। लेकिन 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में जिनमें विधानसभा है। कौन कौन से हैं? दिल्ली, इसके बाद पुदुचेरी, इसके बाद जम्मू कश्मीर। ओके, दिल्ली में कितनी हैं? 70 सीटें विधानसभा की हैं। ओके, यहाँ पर 30 है, यानी कि 30 सीटें हैं, और यहाँ पर 87 हैं। क्लियर है यहाँ तक सबका? यानी कि वर्तमान में 245 सीटें हैं। किसके लिए? राज्यसभा के लिए, जिसका वर्णन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। अधिकतम कितनी सीटें हो सकती, इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखो अगर क्वेश्चन में है कि राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, तो 250। वर्तमान में कितनी हैं? 245। उनमें से 12 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है, लेकिन 238 सीट ऐसी हैं जिन पे निर्वाचन होता है, यानी कि चुनाव होता है। उन पे वोट कौन करते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनकी विधानसभा के सदस्य इनको वोट करते हैं। तो 28 राज्य हैं जो आपके वोट करते हैं। इसके बाद 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है, वहां के सदस्य भी राज्यसभा के लिए वोट करते हैं। ओके, इसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो बात हुई आपकी संरचना की। यहाँ तक सबका क्लियर है? किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए ये ठीक है। ओके, अब निर्वाचन की बात करते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? ये राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, देखो राज्यसभा में सदस्य, जो राज्यसभा के सदस्य आते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको संरचना में भी कि 2 जगह से आते हैं। एक आते हैं आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से। यहाँ से कितने आते हैं? 238। इसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, यानी कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। तो 2 जगह से राज्यसभा की सीटें आती हैं। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से वोट डाला जाता है। ओके, इनडायरेक्ट रूप से कैसे? देखो हम जो हैं विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं और वे इनको चुनते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से। हम डायरेक्ट जो हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं करते। जो हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, हमने जिनको चुना है, यानी कि जैसे हमने विधानसभा के सदस्यों को
कौन वोट करता है? हम करते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों को हमने चुना है और वे राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, यानी कि हमारा ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे कौन? विधानसभा के सदस्य, जिनको हमने वोट किया है, वे ही जो है हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व या हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस मेंबर के लिए राज्यसभा का जो सदस्य होता है हमारे क्षेत्र से। ओके, तो राज्यसभा के सदस्यों को जो वोट करते हैं विधानसभा के सदस्य करते हैं। सिर्फ विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों को वोट करते हैं। तो किस प्रकार से मतदान होता है इनका? अप्रत्यक्ष रूप से। और कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य, यानी कि विधानसभा के सदस्य जिनको हमने चुना है। भारत की जनता, जो अपने क्षेत्र की जनता जिस विधायक को चुन रही है, वो विधायक जो है वे विधायक ही राज्यसभा के सदस्यों को वोट करते हैं। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ? इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं किस क्षेत्र से कितनी होगी, ये कौन सी जनगणना के आधार पर डिसाइड किया गया? जल्दी से कमेंट करके बताएं, कौन सी जनगणना के आधार पर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की सीटों की संख्या निर्धारित की गई है? क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कौन सी जनगणना के आधार पर, कौन सी जनगणना को आधार मानकर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की जो सीटें हैं वे निर्धारित की गई हैं। देखो मैं आपसे बता दूं, ये 1971 की जनगणना के आधार पर, आज भी 1971 की जनगणना के आधार पर ही सीटों का आवंटन किया गया है। जो सीटों की जो संख्या है वो जो डिसाइड की गई है वो सिर्फ 1971 की जो जनगणना थी, 1971 की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर ही उनकी संख्या निर्धारित की गई है। और कब तक रहनी है ये संख्या? कब तक रहनी है? 2026 तक। 2026 तक कोई भी सरकार या संसद सीटों की संख्या को, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा की सीटों की जो संख्या है उनको नहीं बढ़ा सकती, उनमें कोई करेक्शन नहीं कर सकती। 2026 तक यही रहना है। 2026 के बाद किया जाएगा इसमें जो भी संख्या बढ़नी या घटनी है। ओके, यहाँ तक सबका क्लियर है? ठीक है। जबकि मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो सीटें आती हैं, सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य से आती हैं? उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं। 100 सीटें आती हैं आपकी राज्यसभा की। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। हैं जी? ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मनोनयन के द्वारा। मनोनयन के द्वारा देखो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब कौन होते हैं वे? वे होते हैं आपके खेल, कला, विज्ञान, साहित्य, ठीक है, आदि से जुड़े हुए व्यक्ति। यानी कि जो व्यक्ति खेल, कला, साहित्य, विज्ञान आदि से जुड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों को, उस प्रकार के व्यक्तियों को जिन्होंने देश के लिए कुछ कार्य किया है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। ओके, तो भारत में जो है प्रत्येक राज्यों से राज्यसभा के जो सदस्य हैं, भारत में प्रत्येक राज्यों से विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग है, यानी कि समान नहीं है। लेकिन समान कहाँ पर है? यूएसए, यानी कि अमेरिका में प्रत्येक राज्य से 2 सीटें आती हैं। सबको समान अवसर दिया गया है, वहाँ पर समान सीटें हैं प्रत्येक राज्य के पास। किसी की जनसंख्या कम है या ज़्यादा है, सभी के पास, सभी राज्यों से सिर्फ 2 सीटें आनी हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकती यूएसए के अंतर्गत। लेकिन भारत में राज्यों के अंतर्गत जनसंख्या कम और अधिक है। जहाँ पर जितनी ज़्यादा जनसंख्या है तो ज़्यादा सीटें हैं, कम जनसंख्या है तो कम सीटें हैं। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ?
किसी के मन में यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। राज्यसभा के अंतर्गत जो वोटिंग होती है, वे जो सीटें होती हैं वे दो तरह से आती है। एक तो आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, और दूसरी जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन से। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से बताइए मैंने आपको 238 सीटें जो हैं वहाँ से आती हैं, और 12 सीटें जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं, उनका मनोनयन किया जाता है। किसका किया जाता है? खेल, विज्ञान, साहित्य, कला आदि से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, जो चुनाव लड़कर जो चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते उस प्रकार से, ठीक है, तो उन व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है, इनको मनोनीत किया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं योग्यता की। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? फटाफट आंसर दें अपना। देखिए, नंबर 1 तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जी हाँ। इसके बाद 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखो योग्यता, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहली शर्त तो यही होती है कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, कोई भी चुनाव हो, उसके लिए वह भारत का नागरिक होना। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पूरी कर चुका हो यानी कि वो 30 वर्ष का होना चाहिए कम से कम। इसके बाद और क्या है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ओके, नंबर 3 पर आता है आपका, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, किसी लाभ के पद पर न हो। और नंबर 4 में आता है पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है जी, पागल या दिवालिया न हो। और नंबर 5 में है कि वह व्यक्ति अगर संसद कोई कानून बनाती है तो उसे पूरा करता हो। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों को लेकर संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया है कि ये भी होना चाहिए, तो उसको भी पूरा करता हो। संसद यदि योग्यता को लेकर कोई कानून बनाती है तो उसे पूरा करता हो। ओके, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर 1 तो यही है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। भारत में कोई भी चुनाव हो, कोई भी पद हो, ठीक है, चुनाव से संबंधित जिसमें चुनाव हो रहा है, राजनीति से संबंधित जो भी पद है, उन सब में सबसे पहली यही योग्यता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। अगर उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ओके, नंबर 2 पे आता है वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो, यानी कि 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अधिकतम, जबकि मैंने बताया आपको चुनाव के द्वारा जितने भी पद हैं, अधिकतम कोई आयु नहीं है। इसके बाद किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद से तात्पर्य क्या है कि वह सरकारी नौकरी पर न हो। ओके, नंबर 4 पे आता है वह पागल या दिवालिया ना हो, यानी कि पागल नहीं होना चाहिए, मेंटल ना हो। दिवालिया यानी कि उस पर कोई कर्ज ना हो या उसको दिवालिया घोषित ना किया गया हो बैंक या सरकार के द्वारा। इसके बाद नंबर 5 में है संसद यदि योग्यता को लेकर कोई कानून बनाती है तो वह उसे पूरी करता हो। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? आगे चलें।
आगे बात करती है तो बात हुई इनके योग्यता की। इसके बाद बात करते हैं कार्यकाल कितना होता है इनका। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, इसको साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कमेंट करके जल्दी से बताएं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? हम राज्यसभा पढ़ रहे हैं और इनका वर्णन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, संसद का जो निर्माण होता है 3 चीज़ों से बनकर होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है जिसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है जो हम आज पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपका लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आएगा, 81 के अंतर्गत आएगा, उसको आपको जो है अगली क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इनका कार्य जो है, कार्यकाल सुनिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। हाँ जी, देखिए राज्यसभा के जो कार्यकाल होते हैं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। यदि वे, इसके बाद एक और भी 6 वर्ष के साथ साथ लिख सकते हैं हम, यदि वे इससे पहले त्यागपत्र देना चाहें तो दे सकते हैं। यदि वे इससे पहले त्यागपत्र देना, देखो त्यागपत्र तो कोई भी दे सकता है, देना चाहें तो दे सकते हैं। ओके, कोई भी व्यक्ति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे स्वेच्छा से तो दे सकता है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं तो 6 साल के लिए जो है इनका कार्यकाल होता है। ओके, इसके बाद एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, आपने सुना होगा जो है, क्योंकि ये स्थायी सदन है, भंग नहीं होता। ठीक है, इसको भंग नहीं किया जाता। तो जब इसको भंग नहीं किया जाता तो सभी व्यक्तियों का कार्यकाल एक साथ भी पूरा नहीं होता होगा। ठीक है, तो कितने व्यक्ति जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण प्राप्त करते रहते हैं, जल्दी से बताएं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा का चुनाव प्रति 2 वर्ष पर कितने सदस्य हैं जो अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता है? देखो, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों की सीट खाली हो जाती है और उनके लिए नया चुनाव होता है। फिर वे 6 साल करते हैं, उसके बाद इसी प्रकार से क्रम चलता रहता है। तो यानी कि सभी सदस्यों के द्वारा एक साथ सबका कार्यकाल समाप्त नहीं होता, सबका आगे पीछे लगा रहता है। इसी प्रकार जिनकी सीटें खाली होती रहती हैं उनका चुनाव करा लिया जाता है और वे फिर अपने चुनाव से अगले 6 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं है। देखो, लोकसभा में मान के चलो कि कोई सीटें खाली हो गई, 10 या 20 या 5 सीटें खाली हो गई। ठीक है, मान लेते हैं 10 या 5 जितनी भी सीटें खाली हुई और उनका चुनाव, जब कोई सीटें खाली होती है तो अधिकतम 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराना होता है। तो 6 माह के अंदर जब इनका चुनाव करा लिया जाता है तो ये अपना कार्यकाल, उस लोकसभा का जो कार्यकाल है उसी तक रहेगा। यानी कि जो मान के चलो कि कोई सांसद थे लोकसभा के और उन्होंने 2 साल पूरे किए, उसके बाद अपना त्यागपत्र दे दिया, तो बचे कितने? 3 साल। तो जो अगला जो चुनाव होगा उस सीट पे जो चुने जाएंगे, जो आपका लोकसभा का सदस्य जो चुना जाएगा, जो 2 साल उसने पूरे कर लिए, उसके बाद जो दूसरा, या तो उसने त्यागपत्र दे दिया या उसने किसी कारण बीमारी की वजह से या कोई और वजह से छोड़ दिया या उसकी डेथ हो गई, मर गया, उस वजह से सीट खाली, किसी भी कारण से वो सीट खाली हुई है तो वहाँ पर चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, यदि वहाँ पर 6 माह से अधिक का समय है।
अभी लोकसभा विघटन होने का 6 माह से अधिक समय है तो वहाँ पर चुनाव कराया जाएगा, और वह कार्यकाल जो नया सांसद यहाँ पर चुना जाएगा वो कितने दिन के लिए होगा, जो बाकी समय बचा है, यानी कि जो शेष अवधि रह गई है उसकी अगर 2 साल किया है तो 3 साल रहेगा, और अगर 3 साल किया है तो 2 साल करेगा, अगर 4 साल ये पूरा करके गया है तो 1 साल तक रहेगा। ओके, न कि पूरे 5 साल, इस चीज़ को याद रखना है। जबकि वहाँ पर पूरे 6 साल करेगा। वहाँ पर जब कोई नया व्यक्ति चुना जाता है तो वह अपना पूरा 6 साल का कार्यकाल कंप्लीट करता है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। ओके, इसके बाद ये चुनाव से संबंधित हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है? यदि है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ, अगर कोई प्रॉब्लम है कार्यकाल को लेकर। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं या अध्यक्ष कौन होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष जो होते हैं वे आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। राज्यसभा के सभापति को ही उपराष्ट्रपति कहते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। एक यही ऐसा सदन है राज्यसभा जिसका अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता, और ना ही इसको वोट देने का अधिकार होता। लेकिन जब मतदान बराबर की स्थिति में हो, 50-50% हो जाए, 50-50% की स्थिति में, बराबर मतों की स्थिति में अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। ओके, और जो आपके उपराष्ट्रपति हैं इनको जो वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। इस चीज़ को याद रखना है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, लेकिन जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं तो तब राष्ट्रपति के रूप में मिलता है। ओके, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है शायद अब आज के टाइम में 4 लाख रुपए है, ठीक है। तो 4 लाख रुपए जो मिलते हैं वे राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? इसका कार्य क्या है मैंने आपको बताया था, सभा को संबोधन करना, उसकी बैठकें कराना, व्यवस्था को बनाए रखना, यही सब कार्य उपराष्ट्रपति के हैं। ओके, उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में आपको बताया था मैंने, राज्यसभा के सभापति के यही कार्य हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका? किसी बच्चे के मन में अगर कोई डाउट हो यहाँ तक तो बता सकता है। ये तो हमने बात की उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी कि उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद उपाध्यक्ष या उपसभापति के बारे में भी बात कर लेते हैं। उपसभापति, सभापति, देखिए हर दल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से राज्यसभा के भी सभापति व उपसभापति होते हैं। तो सभापति होते हैं कौन? राष्ट्रपति, और उपसभापति अलग से होते हैं। तो उपसभापति जो होते हैं, देखिए मैंने वहाँ पर बताया आपको कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन जो उपसभापति होते हैं राज्यसभा के उपसभापति, ये 245 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के उन्हीं में से चुने जाते हैं, यानी कि ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इस चीज़ को याद रखना है आपको। उपसभापति जो हैं वे राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा के सभापति संसद के राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि 245 जो सदस्य हैं उन्हीं में से चुने जाते हैं। क्लियर है? अब इनके कार्य क्या हैं? इनके कार्य क्या हैं? उपसभापति के क्या कार्य हैं? देखो, जब तक उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अंतर्गत रहते हैं
तो सारा कार्य जो आपका जिस पर सारा कार्य वे करते हैं, और यहाँ पर उपसभापति एक सामान्य सदस्य की तरह राज्यसभा के अंतर्गत रहते हैं। यानी कि जिस तरह से और 245 में से आपके 244 जो सदस्य हैं, क्योंकि एक तो आपका उपसभापति हुए, इसमें से जो 244 जो सदस्य हैं जिस प्रकार से वे बैठते हैं, उनका जो कार्य है वही सामान्य रूप से इनका भी कार्य होता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों या सभापति, राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति या सभापति या अध्यक्ष भी कह सकते हैं इनको, अनुपस्थित हों तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के सारे कार्य, जिस प्रकार के सभी कार्य उपराष्ट्रपति के हैं, उन सभी कार्यों को उपसभापति करते हैं। वे ही सब कार्य उपसभापति के होंगे। ओके, उन्हीं की भांति उनके कार्य होते हैं। क्लियर है सबका यहाँ तक? किसी बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन हो तो बता सकता है। ठीक है जी। इसके बाद देखो मैं आपसे बताऊं, राज्यसभा की कुछ विशेषताएं हैं जो लोकसभा से अलग है। कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ ऐसी पावर है राज्यसभा को जो लोकसभा को नहीं है, लोकसभा से अलग है। तो उनकी बात करते हैं। राज्यसभा की विशेषताएं। राज्यसभा की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं राज्यसभा की? कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसी पावर्स जो लोकसभा को नहीं हैं लेकिन राज्यसभा को है। पता है किसी बच्चे को? चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो आपने सुना होगा एक आपका अनुच्छेद 249 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 249, अनुच्छेद 249। देखो मैं शायद ज़्यादातर उन्हीं अनुच्छेदों को बता रहा हूँ जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो 395 अनुच्छेद हैं, 395 के 395 अनुच्छेद आपके याद नहीं हो सकते, ना मेरे याद है ना ही आपके होंगे। ओके, लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें याद रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से अक्सर बनते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं उन अनुच्छेदों को अक्सर यहाँ पर जो है आपके सामने बारी बारी से उनका जिक्र करता रहता हूँ। तो अनुच्छेद 249 जो है, अनुच्छेद 249 में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अभी जो है दिसंबर और जनवरी के आसपास जो एक दो एग्जाम हुए हैं, एक दो बार यहाँ भी आ चुका है। अनुच्छेद 249 शायद मंडी परिषद में आया था। ठीक है, अनुच्छेद 249 में, और हाँ आपका जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा गया था अनुच्छेद 249 में क्या है, पता है किसी बच्चे को? अनुच्छेद 249 में देखिए, अनुच्छेद 249 राज्यसभा को विशेष पावर देता है। क्या? यदि राज्य सूची का, आपने राज्य सूची के बारे में पढ़ा होगा, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य को पावर है कानून बनाने की, राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन सब में पावर किसको है? राज्य को, कानून बनाने की। ओके, लेकिन यदि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, ओके, यदि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यदि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व यानी कि देश के हित के लिए राष्ट्रीय महत्व का है, यदि राज्य सूची के अंतर्गत कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का है, ओके, कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो राज्यसभा को ये पावर है, विशेष पावर है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत से पारित करके उस विषय को यह कह सकती है कि इस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ये पारित कर सकती है कौन? राज्यसभा को ये पावर है कि वे 2/3 बहुमत से पारित करे
कि राज्य सूची का यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, कि राज्य सूची का यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो इस पर कानून बनाने की पावर केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती है, न कि राज्य सरकार को। ओके, जैसे कि वन संबंधी या वन संरक्षण से आप या पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण से जो आपका दिया गया है वो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा था, तो उसको संघ सूची में जोड़ दिया गया था राज्य सूची से हटाकर। ओके, और ये कार्य सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है। देखो मैंने बताया ना कि कुछ विशेषताएं हैं राज्यसभा को, तो ये कार्य सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है, न कि लोकसभा। ये जो पारित करेगी, जो 2/3 बहुमत से उस बिल को पारित करेगी, कौन करेगी? सिर्फ राज्यसभा। कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, राज्य सूची के अंतर्गत कोई विषय यदि राष्ट्रीय महत्व का है तो उसे जो है 2/3 बहुमत से पास करके संसद जो है राज्यसभा जो है उसके लिए कानून बना सकती है। कौन? संसद, यानी कि उसको संघ सूची में शामिल कर सकती है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर जो है राज्य को कानून बनाने का अधिकार छीन लिया जाता है और केंद्र को दे दिया जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद दूसरी विशेषता आपकी एक और आर्टिकल आता है, अनुच्छेद है आपका 312, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में क्या है? IAS, IPS और आपका IFS, यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं को घोषित करने का, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं तो कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं? IAS, IPS और IFS, यानी कि इंडियन अकेडमी सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, जो हैं आपकी अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इनको लेकर इनको जो घोषित करने का कार्य है ये भी राज्यसभा का ही है। 2/3 बहुमत से बिल पास करके जो है इनको घोषित कर सकती हैं, या इसी प्रकार की किसी संस्थाओं का या सेवाओं का गठन कर सकती है। कौन? राज्यसभा। ओके, ये विशेष पावर राज्यसभा को ही प्राप्त है, न कि लोकसभा को। ओके, इसके बाद मैंने उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रावधान है, जो प्रस्ताव है, वो सबसे पहले कहाँ पर लाया जाता है? जल्दी से बताएं अपना कमेंट करके। उपराष्ट्रपति को जो हटाने संबंधी प्रक्रिया है वो सबसे पहले किस सदन में लाई जाती है? संसद के कौन से सदन में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव लाया जाता है, कहाँ पर लाया जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव आता है वो राज्यसभा में लाया जाता है, न कि लोकसभा में। ओके, तो ये भी राज्यसभा को एक विशेष पावर है जो लोकसभा से अलग है। ओके, राज्यसभा को ये विशेष पावर है कि वे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो आपका राज्यसभा में लाया जाएगा। उसके बाद राज्यसभा से लोकसभा को भेजा जाता है, और यदि लोकसभा में वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ओके, इसके बाद एक और है आपकी धन विधेयक को लेकर। देखो, धन विधेयक जो है, धन विधेयक में
कोई ज़्यादा पावर जो है राज्यसभा के पास नहीं है। यहाँ पर सिर्फ धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक कर रख सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? अधिकतम 14 दिन तक। देखो 14 दिन तक रोक सकती है। ओके, मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 249 के तहत, 249 में क्या बताया मैंने आपको? अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को संघ यानी कि केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। जिस विषय को राज्यसभा 2/3 बहुमत से, जो कोई राज्य सूची का विषय है और उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देती है तो उस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं को घोषित करने का अधिकार जो है वो भी राज्यसभा को ही है। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आपका IAS, IPS और IFS आते हैं। ओके, इसके बाद उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो सबसे पहले प्रावधान लाया जाता है, जो प्रस्ताव लाया जाता है, वो भी राज्यसभा में ही लाया जाता है, न कि लोकसभा में। ओके, तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है, न कि लोकसभा को। ठीक है, तो ये आपका राज्यसभा का चैप्टर था। राज्यसभा को लेकर अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है राज्यसभा को लेकर आपके मन में, तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। एक ऑप्शन आता है आपका जहाँ पर वीडियो चलती है उसके नीचे जो है सब्सक्राइब लिखा रहता है। ओके, जहाँ पर उससे पहले लिखा हुआ होगा आपका मेक इजी क्लासेस, मेक इजी क्लासेस। ओके, उसी के सामने आता है सब्सक्राइब जो रेड कलर में होता है, रेड कलर में होता है। तो आप जो है उसको दबाएं, उसके दबाने के साथ ही उसके सामने जस्ट एकदम से खुलेगा आपका बेल आइकन। ओके, घंटी होगी एक आपकी। ओके, तो आप जो है उसको ज़रूर दबा दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जो हैं बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या क्लास चले तो आपके मोबाइल पे जब भी आप नेट खोलोगे आपका जो है मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पर आपकी। ओके, हाँ, और बेल आइकन को दबाकर एक जो है बेल आइकन के सामने आपका ऑल आता है लिखा हुआ, ऊपर ही रहता है सबसे ऊपर। ठीक है, उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, तो ऑल को दबा दें। और ऑल दबाने के साथ साथ ही आपका जब भी आप नेट खोलोगे या हम कोई भी वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालेंगे या कोई भी क्लास हम चलाते हैं तो उसका आपको जो है मैसेज मिल जाएगा स्क्रीन पर ही। ओके, ठीक है, धन्यवाद।